नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं गणपत पूनिया बात करने जा रहे हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो शिक्षा मनोविज्ञान जो हमारा चैप्टर है, जो पूरा एक सिलेबस है, उसकी तीसरी यूनिट सेशन को हम आगे चला रहे हैं। शिक्षार्थी का विकास, उसमें पिछले सेशन में हमने पढ़ा था शिक्षार्थी के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम देखते हैं कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन के प्रकार। यानी आपके एक बालक का जन्म होने के बाद क्या क्या उसके विकास क्रम में परिवर्तन होते हैं, किस अवस्था में उसका विकास ज़्यादा होता है, किस अवस्था में विकास कम होता है। आज का सेशन इस पर हमारा पूरा रहेगा, तो सुनते रहे एक कहानी की तरह और मज़े से पूरे सेशन में लास्ट तक बने रहें। शुरू करने जा रहे हैं आपका विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन के प्रकार। अब बालक के विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों का संबंध शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन परिवर्तनों को लेकर हरलोक ने इनको 4 भागों में क्या किया है, विभक्त किया है। 4 भाग कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो विकास के अलग अलग क्रम है उसको किसने डिवाइड किया, हरलोक ने किया। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है और ये रीट के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो वापस रिपीट हो सकता है। सबसे पहला इन्होंने बताया है कि आकार में परिवर्तन। क्या है आकार में परिवर्तन? यह परिवर्तन शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसे जैसे बालक आयु में बढ़ता है उसके भार, ऊंचाई, मोटाई आदि में बाह्य परिवर्तन होने के साथ साथ हृदय, फेफड़े, आंतों और पेट आदि का आंतरिक अवयवों में भी वृद्धि होती रहती है। ये सभी शारीरिक वृद्धि में परिलक्षित होता है। आकार के परिवर्तन में क्या कहा गया है कि आकार का परिवर्तन शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों प्रकार से होता है। अब शारीरिक रूप से कैसे? शारीरिक जैसे बालक का जन्म होता है उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर के आकार में चेंज होता है। उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, उसके हाथों की मोटाई बढ़ती है, भार बढ़ता है। ये हो गया हमारा बाह्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आंतरिक जैसे फेफड़े है, उसका हृदय है, उसका पेट के अंतर्गत जो संरचना है उसका भी विकास होता रहता है। तो इस प्रकार के विकास को क्या कहा गया है? शारीरिक विकास या शारीरिक वृद्धि कह सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आकार के परिवर्तन में भी आपका आ गया मानसिक विकास। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या आता है कि एक तो शब्द भंडार में आपके वृद्धि होती है, आपको तर्क, किसी चीज़ के बारे में प्रश्न, स्मरण, आपकी जो याद करने की शक्ति उसमें वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति आपकी विकसित होती है, चिंतन शक्ति में प्रतिवर्ष विकास देखने को मिलता है। एक होता है जैसे आप 3 से 4 साल के हो और फिर आप 12 से 13 साल के, तो उसमें फ़र्क क्या रहता है? देखो शारीरिक रूप से तो आपकी बनावट चेंज होती है, उसके साथ साथ जब आप 3-4 साल के थे तो आपके पास शब्द की लिमिटेड चीज़ें थी जो आप बोलते थे, लेकिन आप 12-13 साल के हो गए तो आपके पास शब्दों का क्या होगा? बढ़ोतरी आपके सामने होगी। आपकी तर्क करने की प्रक्रिया अलग होगी, आपका स्मरण करने यानी याद करने की चीज़ें इसमें 3-4 साल के बच्चे को इतना जल्दी याद नहीं होता है जितना 12-13 साल का लड़का एक किसी चीज़ को देख कर याद कर लेता है। कल्पना शक्ति 12-13 साल वाले लड़के में ज़्यादा हुई है। यानी जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी मानसिक रूप से मानसिक विकास भी आपका बढ़ता जाएगा और इस मानसिक विकास को बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापा जा सकता है। फिर आपके अनुपात में परिवर्तन। अब अनुपात में परिवर्तन क्या है? अनुपात में परिवर्तन, बालक के सभी शारीरिक अंग एक साथ समान रूप से नहीं बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए आप एक फॉर एग्जाम्पल सोचो आप एक बार कि जब बच्चे का जन्म होता है और उसके सभी अंग समान रूप से बढ़ना शुरू कर दिया जाए, जैसे जैसे जितनी उसकी हाइट बढ़ रही है उसके उतने हाथ बढ़ने चाहिए, उसके हिसाब से उसकी आंख बढ़नी चाहिए, उसके हिसाब से उसका नाक बढ़ना चाहिए,
तो आदमी किस रूप से होगा। तो भगवान ने जो संरचना दी है वो एक सोच समझ के दी है कि भाई किस अवस्था में किसका विकास ज़्यादा होना चाहिए, कौन से आकार किस अंग का कैसे विकास होना चाहिए। उदाहरण के रूप में आपको दे रखा है कि जो नवजात शिशु है उसका सिर सबसे बड़ा होता है। शरीर जब उसका जन्म होता है सिर अन्य अंगों के अनुपात में बड़ा होता जाता है, किंतु शरीर के बढ़ने पर अन्य अंगों की अपेक्षा उसका सिर कम बढ़ता है। ठीक है, बाकी जब बच्चे का जन्म होता है तो सर उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी मतलब उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर का जो विकास होता है उसमें सर का विकास कम होता है, बाकी सारे अंगों का विकास ज़्यादा होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की कल्पना कम यथार्थपूर्ण होती है, किंतु उम्र के साथ साथ ये यथार्थवादी होते जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो किसी चीज़ को लेके प्रश्न कम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं वो इस चीज़ के बारे में, जैसे कि हाँ इसको आपने मोबाइल दे रहे हैं मुझे क्यों नहीं, इसको आपने नया पेन ला कर दिया मुझे क्यों नहीं, इस प्रकार से तर्क करने शुरू कर देता है। छोटे बच्चे के दो समान एज के बच्चे हो तो एक को मान लो छोटा बड़ा खिलौना दे दे तो भी वो खुश हैं कि भाई ये नहीं कहेंगे कि इसके पास बड़ा खिलौना है या इसके पास छोटा खिलौना क्यों है। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी उसमें उनकी तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, किंतु उम्र के साथ साथ ये यथार्थवादी होते हैं। इस प्रकार प्रारंभ में बालकों की रुचि अधिकतर अपनी अपनी ओर होती है। ठीक है, किंतु जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसकी रुचि का क्षेत्र बढ़ता जाता है। इस प्रकार उसके मानसिक विकास में भी अनुपातिक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे मानसिक विकास की बात करें तो छोटे बच्चों का जो मानसिक विकास है और एक बड़े जो किशोरावस्था के अंतिम एज पर है उनके मानसिक विकास में जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। ठीक है, फिर आपके सामने है पुरानी आकृतियों का लोप होना। पुरानी आकृतियों का लोप कैसे होता है देखते हैं। विकास में ये भी महत्वपूर्ण होता है कि धीरे धीरे बालक की कुछ पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है। जैसे जैसे छोटे बच्चों जन्म के समय किसी के दांत आते हैं, फिर किसी के 4-7 दांत 5-6 महीने में आते हैं, तो वो दांत जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उसके दूध या दांत है वो गिर जाते हैं और उसकी जगह नए दांत आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, जो उसके पुराने जो दूध या दांत थे उनकी आकृति का क्या हो गया, लोप हो गया। उदाहरण जैसे जैसे और जो एक सीने में थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है, और मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि होती है, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बचपन के दांत और बाल भी गिर जाते हैं। माँ जैसे छोटे बच्चे के बाल कितने घुंघराले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बाल खत्म होकर दूसरे बाल आने शुरू हो जाते हैं, वो बाल खत्म हो जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पुरानी आकृतियों के लोप में कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, तो एक तो आपके पास थाइमस ग्रंथि है और दूसरी आपके पीनियल ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथि धीरे धीरे इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पुरानी आकृतियों के लोप के अंदर का। फिर आपके नेक्स्ट है नवीन आकृतियों की प्राप्ति। नवीन आकृति, अब वहाँ पिछले हम बात की थी जो कुछ आकृति उनका लोप होना और यहाँ नवीन आकृति की प्राप्ति। तो नवीन आकृति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं कि पुरानी आकृतियों के समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक एवं मानसिक आकृतियों की प्राप्ति दिखाई देती है। ये नवीन आकृतियों की प्राप्ति परिपक्वता तथा अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस के फलस्वरूप होती है। शरीर के विकास के अंतर्गत स्थायी दांतों का निकलना तथा किशोरावस्था के परिवर्तन के प्रमुख अंग है मानसिक विकास के अंतर्गत जिज्ञासा, यौन संबंधी ज्ञान, नैतिकता, धार्मिक विकास, आदर्शवादी, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान और आकृतियों की प्राप्ति की ओर संकेत कराता है। यानी नवीन आकृतियों की प्राप्ति के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीजें मिल रही है कि आपके जो एक तो दूध या दांत है वो गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आपके आ जाते हैं। ये होगा आपका एक तो नवीन। फिर किशोरावस्था के परिवर्तन में देखते हैं
कि किशोरावस्था के बाद बालक और बालिकाओं में शारीरिक रूप से शारीरिक संरचना में और भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उनकी जिज्ञासाओं में बदलाव आना शुरू हो जाता है, उन यौन संबंधित ज्ञान में बदलाव आता है, उनकी नैतिकता, धार्मिक विकास, उनके अंतर्गत परिवर्तन पाया जाता है। आदर्शवादिता ये भी उस समय पाई जाती है। विभिन्न भाषाओं का ज्ञान और नवीन आकृतियों की प्राप्ति की ओर संकेत देता है। तो इस प्रकार से जो विकास का क्रम है वो किस अवस्था या किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से होता है, इस सेशन को हमने पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। और यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि नवीन आकृति के अंतर्गत आपको कौन सी चीज़ें मिलेगी, नवीन बालक के विकास के नवीन आकृति में कौन सी, तो वहाँ पे आपको दांत का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देख कर उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।